Hello students, welcome to part 3 of Control Drug Delivery System, which comes under Novel Drug Delivery System BP704T. I am Shweta Jaiswal, your pharmacy tutor. Let's start today's topic. तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि कौन कौन से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है ड्रग की जो कि इफ़ेक्ट करती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आगे आने वाली हैं आपको वो पता चल जाए और आप उससे कुछ सीख सकें। तो आज का टॉपिक है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग विच इज़ रेलिवेंट टू कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एट फर्स्ट, ऐसी कौन कौन सी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ है जो कि रेलिवेंट होती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है बायो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी, दूसरी है फार्माकोकाइनेटिक, थर्ड है फार्माकोडायनेमिक कैटेगरी। तो वन बाय वन हम इसे डील करेंगे। बायो फार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। बायोफार्मास्यूटिकल में हम डील करेंगे आज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग के बारे में, एक्वस सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, ड्रग पीके एंड आयोनाइजेशन, ड्रग स्टेबिलिटी एंड डोज साइज। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग। तो आइए जानते हैं किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। जैसा कि हम जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर साइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है इन डिज़ाइनिंग द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज़ होते हैं। मतलब कोई भी अगर वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में है तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी और किस तरीके से डिफ्यूज़ होगी, वो पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से डिफ्यूज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो आखिर डिफ्यूज़न प्रोसेस किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट से कोरिलेटेड है। मेनली डिफ्यूज़न प्रोसेस एंड मॉलिक्यूलर वेट का यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब है अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजिटी कॉन्फिशिएंट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू होगा मॉलिक्यूलर वेट। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, अगर मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हाई होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, लो होगा। तो हमें ये समझ में आ गया अगर लार्जर मॉलिक्यूलर साइज है तो स्लोअर द डिफ्यूजन। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ड्रग की मॉलिक्यूलर वेट अगर कम है या ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी लिपोफिलिक मेम्ब्रेन की बनी है। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ऐसा तो नहीं है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो सारी की सारी ड्रग डिफ्यूज़ हो जाएगी, नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो इसलिए एक लिमिट को यहाँ पे बताया गया है मॉलिक्यूलर वेट की। वो लिमिट क्या है, अगर ड्रग की मॉलिक्यूलर वेट 150 से 400 के डाल्टन के बीच में है तो ही वो क्या करेगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ कर पाएगी। अगर ड्रग की मॉलिक्यूलर वेट 500 डाल्टन से अबव है तो वैसी ड्रग कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए सुस्टेबल नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए हमने कोई ड्रग डिसाइड किया है कि हमें इस ड्रग का कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है और उस ड्रग की मॉलिक्यूलर वेट 500 से ज़्यादा है तो हम मॉलिक्यूलर वेट देखते ही समझ जाएंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेशन करने के लिए।
उसी तरह shape and size both are equally important in designing the controlled drug delivery system. नेक्स्ट आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गोज इनटू द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, मीन्स कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग सॉल्युबल हो सकता है उस गिवन टेम्परेचर पे एट गिवन सॉल्वेंट पे, तो वो क्या कहलाएगा? उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। तो एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी अलग अलग डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। दूसरा चीज़ हमें यहाँ क्या ध्यान में रखना है, जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्ब होने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है? उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वो इंटेस्टाइन से होता है। तो इसलिए प्री फॉर्मुलेशन के टाइम में सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते हैं? ड्रग की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी पुअर है तो पुअर सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या होगी? बायबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो बायबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इस वजह से हम क्या देखते हैं? ड्रग की सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि ड्रग की कितनी सॉल्युबिलिटी है। दूसरा, अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी 0.1 से कम है, किससे? 0.1 से अगर कम है, तो उस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? कोई मेथड्स ऑफ फॉर्मुलेशन यूज़ करके इन्हांस कर सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को, और जो बायबिलिटी रिड्यूस हुई है उसको इन्हांस करके हम उसको एक आइडियल ड्रग बना सकते हैं फॉर द मेकिंग द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बट अगर वही ड्रग की सॉल्युबिलिटी 0.01 से भी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, तो वैसे ड्रग कभी भी हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्मुलेशन के लिए कभी भी चूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम चूज़ कर सकते हैं कि ड्रग को हम CDDS के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि हम जानते हैं कि टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो हाईली सॉल्युबल ड्रग होता है एट द pH ऑफ स्टमक। ओके, एट द pH ऑफ द स्टमक, विच मीन्स इट इज़ लेस सॉल्युबल इन द pH ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन है कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो स्टमक के pH पे सॉल्युबल होता है और वो इंटेस्टाइन के pH पे सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, उसका साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वो होता है इंटेस्टाइन में। तो टेट्रासाइक्लिन का भी कहाँ होगा एब्जॉर्प्शन? साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन इंटेस्टाइन में तो सॉल्युबिलिटी क्या है? बहुत लेस है। जब वहाँ पे सॉल्युबल ही नहीं है ड्रग, तो वो कैसे एब्जॉर्ब हो सकती है इंटेस्टाइन से? यानी कि बायबिलिटी भी वहाँ रिड्यूस हो जाएगी। तो वैसी ड्रग को हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे ड्रग का हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का फॉर्मुलेशन कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले पार्टीशन कोएफिशिएंट होता क्या है? मेनली इट इज़ द रेशियो इन विच द ड्रग distributed itself between the two immiscible phase. One is oil and second one is water. Okay, mainly partition coefficient is denoted by the K, O by W. O is what? O is octenal phase and W is aqueous or water phase. Okay, मेनली यहाँ पे हम क्या करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट, क्योंकि हम यहाँ बायबिलिटी पर्पस के लिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट को देखते हैं, तो हम यहाँ पे ऑयल की जगह हम क्या लेते हैं? ऑक्टेनल लेते हैं। इसलिए हम ऑक्टेनल को एज एन ऑक्टेनल और कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट है ना, पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो क्या होगा? डैट मीन्स कि वो हाईली इफ्लक्स होगा बॉडी में। अगर लो है तो मतलब क्या हो गया? वो बॉडी में इफ्लक्स ही नहीं हो रहा है, बॉडी में उसका फ्लक्स ही नहीं हो पा रहा है। डैट मीन्स इससे क्या समझ में आता है? अगर कोई ड्रग का अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, हाई है या फिर बहुत लो है, तो वैसे ही दोनों केसेस में क्या होंगे? वो कभी भी गुड कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्मुलेशन के लिए। तो यानी कि ऑप्टिमम रेंज, ओके, ऑप्टिमम रेंज ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इज
गुड कैंडिडेट फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर बहुत ज़्यादा हाई परसेंट कोफिशिएंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाई फ्लक्स होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, बॉडी में ड्रग का पार्टीशन होगा और जल्दी जल्दी होने की वजह से क्या होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से इस कंडीशन में हाई परसेंट कोफिशिएंट वाले ड्रग कभी भी गुड कैंडिडेट नहीं होंगे। उसी तरह सेम एज इट इज़ लो वाले का भी, लो अगर है परसेंट कोफिशिएंट तो उसका फ्लक्स ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, फ्लक्स नहीं हो पा रहा है तो वायबिलिटी बहुत लो होगी, तो वैसे भी कंडीशन में वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए वैसे ड्रग को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पीकेए एंड आयनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ड्रग होती है हमारी मोस्टली किस फॉर्म में होती है, या तो वो वीक एसिड होती है या तो क्या होती है, वीक बेस होती है। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, ओके, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला पीएच ऑफ साइट, जहाँ पे साइट जो है जहाँ पे उसे आयनाइजेशन होना है उसका पीएच क्या है। दूसरा क्या होगा कि ड्रग की पीके वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो ड्रग कितना एक्सटेंट तक वो आयनाइज होगा। दूसरा, ये जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया गया था हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन मेनली दो फॉर्म के लिए दिया गया था, पहला वीक एसिड के लिए, दूसरा वीक बेस के लिए। तो वीक एसिड में क्या था, वीक एसिड का फॉर्मूला था पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, pKa प्लस लॉग आयनाइजेशन डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। ओके, और वीक बेस के लिए क्या लिख सकते हैं, pH और POH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग अनआयनाइज्ड डिवाइडेड बाय आयनाइज्ड और कॉन्जुगेट एसिड बाय वीक बेस। तो ये है हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ड्रग के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस ड्रग का कितना आयनाइजेशन हो रहा है एट गिवन पीएच पे और एट गिवन साइट पे। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं अगर वो आयनाइज हो जाएंगे तो कभी भी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि अगर कोई ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस करना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो अनआयनाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो बेसिकली तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में क्रॉस करने के लिए पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होने चाहिए वो अनआयनाइज फॉर्म में होने चाहिए। देन अगर कोई भी ड्रग को अपना इफेक्ट शो करना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कितना परसेंट उसका अनआयनाइज फॉर्म है। तो जो लिमिट होनी चाहिए वो 0.1 से 5% ड्रग की लिमिट्स होनी चाहिए। अगर कोई ड्रग 0.1 से 5% ड्रग अनआयनाइज स्टेट में है तो वो ड्रग एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो करता है बॉडी में। ठीक है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि ड्रग का आयनाइजेशन कितना परसेंट हो रहा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि उस ड्रग का इफ़ेक्ट बॉडी में शो करेगा या नहीं करेगा। उससे वीक एसिड ड्रग जो होती है उनकी पीके वैल्यू कितनी होती है, 3 to 7.5, और उसी तरह सेम वीक बेसिक ड्रग की पीके वैल्यू कितनी होती है, सेम टू 11। ओके, नेक्स्ट आती है ड्रग स्टेबिलिटी। तो ड्रग स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हमने कोई ड्रग लिया है अगर वो स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, वो उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा और वायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इस वजह से ड्रग का स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी होता है थ्रू आउट द इंटेस्टाइनल लेंथ। सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द कंसीडरिंग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्टेज है जहाँ पे ड्रग जो है कम्प्लीटली अनस्टेबल है तो उस केस में क्या होगा, वायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, वायबिलिटी एडवर्सली इफेक्ट होगी। इसलिए और मान लीजिए अगर कोई ड्रग हमने लिया जैसे कि वो स्टेबल नहीं है, एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस हो गई है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो गया, तो उस केस में क्या होगी, वायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें ड्रग को
स्टेबल बनाने के लिए या फिर हाइड्रोलिसिस या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं ताकि हम उसको उस चीज़ों से बचा सकें। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया है लेकिन हम जानते हैं उस ड्रग का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पीएच ऑफ स्टमक। तो हम क्या करते हैं, वैसे ड्रग को क्या करते हैं, हम एंट्रिक कोटिंग करते हैं। एंट्रिक कोटिंग करने से क्या होगा, ये जो ड्रग होगा हाइड्रोलिसिस से बच जाएगा और अपने ड्रग को कहाँ रिलीज़ करेगा, कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा इसका ड्रग, वो इंटेस्टाइन से रिलीज हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये ड्रग सेफली एब्जॉर्ब हो गया थ्रू इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम क्या करते हैं पैरामीटर्स यूज़ करते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है डोज साइज। तो किस तरीके से डोज साइज जो है वो इफ़ेक्ट करती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि डोज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इन डिज़ाइनिंग द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बिकॉज अगर मान लीजिए डोजेस फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होती है, जो डोजेस फॉर्म जो होती है वहाँ पे सेवरल नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म रिक्वायर्ड होती है एक सिंगल यूनिट सिस्टम में। एग्जाम्पल मान लीजिए कि ड्रग है जिसकी डोज जो है 1 ग्राम से कम है, ठीक है। अगर 1 ग्राम से कम है तो वैसे ड्रग को हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोज कम है तो नंबर ऑफ डोजिंग जो होगा, डोज हम ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अगर वही इन केस अगर क्या है, डोज ज़्यादा है, मतलब 1 ग्राम से ज़्यादा है, 1 ग्राम तो यानी तो बहुत ज़्यादा डोज हो गया। अब इतने ज़्यादा डोज को एक ही यूनिट सिस्टम में डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा यूनिट सिस्टम होगा वो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, बहुत ह्यूज बिग साइज का बन जाएगा, जिसको सैलो करना वो डिफ़िकल्ट होगा एक पेशेंट के लिए। तो वैसे कंडीशन में अगर कोई ड्रग कोई डोज साइज अगर बहुत लार्ज है तो वैसी ड्रग को हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। और डोज साइज के साथ हम और दूसरी क्या चीज़ें देखेंगे, हम देखेंगे उसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है, अगर मान लीजिए कोई ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ शॉर्ट है, ओके, शॉर्ट है और प्लस डोज साइज भी बहुत हाई है, तब तो ये ड्यूअल लॉस हो गया ड्रग के लिए। मतलब पहला, ड्रग का साइज तो एक लार्ज था, ठीक है, तो नंबर ऑफ बहुत सारे डोज तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन आया कि वहाँ पे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कम है। अगर किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कम है तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है, हमें मोर नंबर ऑफ डोजेस देने पड़ेंगे एक ही यूनिट सिस्टम में। अगर मान लीजिए 1 ग्राम से ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ डोजेस देने पड़ेंगे, तो बहुत बल्कि बन जाएगा ना, तो वो पेशेंट के लिए भी पेशेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा शैलो करना। तो वैसे कंडीशन में वैसे ड्रग को हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रग्स को हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए गुड कैंडिडेट मांगेंगे, जिसकी हाफ लाइफ 2 घंटे से ज़्यादा होगी। किस टाइप के ड्रग को हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, जिसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कम है और लार्ज डोज है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कितने से कम, अगर 2 घंटे से कम है तो हमें 2 घंटे से ज़्यादा वाले ड्रग को लेना है कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम के फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बायोफार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। तो सबसे पहला आता है इसमें एब्जॉर्प्शन रेट। तो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई ड्रग है और उसका स्लो और वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है। स्लो और वेरिएबल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो वैसी ड्रग को हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए नहीं लेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अगर देखें तो वो क्या है, आयरन। आयरन का स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, तो हम कभी भी आयरन का कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का फॉर्मुलेशन नहीं करते हैं। दूसरा है हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी बट पुअर एब्जॉर्प्शन, that is not suitable for the controlled drug delivery system. High aqueous solubility का मतलब क्या है, and poor absorption। इसमें 2 कंडीशन दी गई है, सॉल्युबिलिटी तो हाई है बट एब्जॉर्प्शन पुअर है। अगर मान लीजिए कोई ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, पर एब्जॉर्प्शन पुअर है। अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं है तो बॉडी में वाइबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, है ना।
और यहाँ पे सॉल्बिलिटी हाई है और पुअर एब्जॉर्प्शन। पुअर एब्जॉर्प्शन के पीछे क्या कंडीशंस हो सकती है, कोई भी ड्रग की पुअर एब्जॉर्प्शन क्यों होगी, यानी कि ये क्या बता रहा है यहाँ पे, इसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट कम होगी। अगर कोई ड्रग की पार्टीशन कोएफिशिएंट कम है तो वैसे ड्रग को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया डेकामेथोनियम। डेकामेथोनियम की सॉल्बिलिटी हाई होती है पर उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होती है। ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जीआईटी, है ना, अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है तो वैसे भी ड्रग को हम कभी भी CDDS के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, जो कि आपको पहले मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ से क्या समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द हाफ ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ओके, दैट मीन्स कितना टाइम लग रहा है ड्रग की हाफ कंटेंट को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, तो वो क्या कहलाया, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अब देखते हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैसे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रेलिवेंट है। अगर मान लीजिए कोई ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा। अगर मान लीजिए ड्रग की हाफ लाइफ बहुत कम है, दैट मीन्स कि ड्रग को फ्रीक्वेंट डोजिंग देनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंट डोजिंग हम कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में दे सकते हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होती है, नंबर ऑफ डोजिंग कम होती है ना। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ डोज जो इनकॉर्पोरेट अगर हमने लार्ज कर दिया तो सिस्टम बल्कियर हो जाएगा तो आइडियल कैंडिडेट कभी भी नहीं होगा। ठीक, कितना हाफ लाइफ से कितना हाफ लाइफ आइडियली सूटेड होगा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए, 2 से 8 घंटे। ठीक है, 2 से 8 घंटे हम लेंगे, जो कि आइडियल कंडीशन होता है CDDS फॉर्मुलेट करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, डोजिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है और पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होती है। सेम दूसरा केस में अगर मान लीजिए टी हाफ लेस देन 2 आवर्स है, 2 आवर्स का मतलब हमें डोजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हमें मोर डोज को इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे एक सिंगल सिस्टम में। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉट सुटेबल कंडीशन होती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। सिमिलरली अगर हम टी हाफ 8 घंटे से ज़्यादा है, 8 घंटे से ज़्यादा है तो यानी कि 8 घंटे में इसका हाफ कंटेंट जो है बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी प्रोलॉन्ग कंडीशन में है। Okay, that means they are automatically given in prolonged action and giving control release of drug. So and that type of drug is also not suitable for the control drug delivery system. नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म से हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक टाइप का एक प्रोसेस है जहाँ पे ड्रग का इनएक्टिवेशन होता है फ्रॉम द एक्टिव टू इनएक्टिव कंपाउंड। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा मेटाबॉलिज्म में एक्टिव से इनएक्टिव कंपाउंड में ही चेंज होगा, कभी कभी इनएक्टिव से एक्टिव कंपाउंड में भी चेंज होता है। बॉडी का एक फिनोमेना है, अगर हम कोई चीज़ बाहर से ले रहे हैं तो बॉडी उसको कैसे ट्रीट करती है, एज ए फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है। तो अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में गया है तो बॉडी इसको जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा, ड्रग का कन्वर्जन होगा। ठीक है, एक्टिव टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, ताकि वो हमारी बॉडी से क्या हो सके, एक्सक्रीट हो सके। अगर फर्स्ट पास इफेक्ट्स हो रहे हैं ड्रग का, तो वैसी भी कंडीशन में क्या होगा, वो नॉट सुटेबल फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दूसरा, अगर कोई ड्रग मेटाबॉलिक इंड्यूसर है या फिर इनिबिटर है, तो वैसे भी ड्रग को हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक इंड्यूसर क्या होता है, द ड्रग विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओके, बाय इंड्यूसिंग द हेपेटिक लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम। Okay, same as it is what is inhibitor, the drug which inhibits the or which decrease the rate of metabolism in body by inhibiting the microsomal enzyme। तो अगर कोई ड्रग मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर है या इनहिबिटर है, तो वैसे भी केस में हम क्या करेंगे, CDDS में फॉर्मुलेट नहीं करेंगे। हम जानते हैं जैसे कि हम कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई ड्रग की एक
ड्रग की थेरेपेटिक एक्टिविटी शो होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, जो ड्रग होना चाहिए वो 2 लेवल के बीच में होना चाहिए। वो कौन से 2 लेवल है, MSC एंड MEC के बीच में होना चाहिए, है ना। MSC क्या, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, एंड MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो अगर ड्रग जो है इस दोनों के बीच में है तो वो क्या करता है, थेरेपेटिक एक्शन देता है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ड्रग मेटाबॉलिक इंड्यूसर है तो वो क्या, वो इस रेंज में कभी भी रहेगा, बिटवीन MSC और MEC कभी नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा, या तो वो MSC के ऊपर चला जाएगा टॉक्सिसिटी, या तो MEC के नीचे होगा, जिसकी वजह से क्या वो थेरेपेटिक एक्शन ही शो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर कोई ड्रग मेटाबॉलिक इंड्यूसर है या इनहिबिटर है तो वैसे भी ड्रग को हम कभी भी CDDS में फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो एक टाइप का रिवर्सिबल नेचर होता है ना। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, रिवर्सिबल नेचर है। अगर मान लीजिए पहले क्या हुआ है, ड्रग के साथ प्रोटीन बाइंडिंग हो गई है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए फिर तो वो ड्रग एंड प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होते ही क्या होगा, प्रोटीन अलग ड्रग अलग, तो ड्रग फ्री हो गई। तो अब यही ड्रग जो है फिर से रिप्लेनिश का काम करेगी ड्रग का इन प्लाज्मा में। तो यानी क्या होगा, ये ऑलरेडी क्या है, CDDS के फॉर्मेट में ही काम कर रही है, क्योंकि बाउंड ड्रग पहले है, जो पहले की फ्री ड्रग है वो एक्शन में कर रही है। फिर जब ये जैसे फ्री हुई बाउंड ड्रग तो फिर वो एक्शन में काम करे। तो ये किस फॉर्मेट में काम कर रही है, ऑलरेडी ही CDDS के फॉर्मेट में काम कर रही है। तो ऐसी ड्रग मोर देन 80% प्रोटीन बाइंडिंग वाले ड्रग को कभी भी हम लोग गुड कैंडिडेट नहीं मानेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम में क्या है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी ड्रग है जिसकी इफेक्टिव जो है वो इफेक्ट होती है बाय बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बाय फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल चेंजेस विच इज अकरिंग इन द बॉडी। तो इन दैट केसेस मान लीजिए कोई हार्ट रेट है या फिर ब्लड फ्लो है, कोई लीवर एक्टिविटी है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में अगर ये सारी कंडीशन से मान लीजिए जो ड्रग है उसकी इफ़ेक्टिव कम और ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में भी वैसे ड्रग को हम कभी भी CDDS के फॉर्म में फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। तो फार्माकोडायनेमिक में पहला आता है थेरेपेटिक रेंज, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर की थेरेपेटिक एक्टिविटी को शो होने के लिए 2 लेवल के बीच में होना चाहिए, MSC एंड MEC। अगर मान लीजिए MSC एंड MEC के बीच लार्जर डिफरेंस है तो वो सेफर ड्रग होती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर मान लीजिए MSC एंड MEC के बीच का डिफरेंस जो बहुत कम है तो वो कभी भी सेफर ड्रग नहीं होगी। अगर थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन हो गया, ज़्यादा डोज चला गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो वैसी कंडीशन में हम कभी भी वैसी ड्रग को CDDS के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है, बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द LD50 एंड ED50। व्हाट इज LD50? LD50 इज अ lethal dose in 50% population and what is ED50? ED50 is effective dose in 50% population। थेरेपेटिक इंडेक्स 10 से ज़्यादा है तो वो सेफ़ होगी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। अगर 10 से कम है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो इसलिए में थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी हम जाके उसको कंसीडर करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप गुड कोरिलेशन होना चाहिए बिटवीन रिस्पॉन्स एंड प्लाज्मा के बीच में। अगर ऐसा कोई ड्रग है जो एक अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहा है प्लाज्मा एंड बॉडी रिस्पॉन्स के बीच में, तो वैसे ड्रग को हम कंसीडर करेंगे CDDS के लिए। बट वैसा ड्रग जो कि पुअर कोरिलेशन शो कर रहा है वैसे ड्रग को हम पुअर कैंडिडेट्स मानते हैं CDDS के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रिजर्बाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेशेंट कंडीशन, ठीक है। पेशेंट कंडीशन कैसे इफेक्ट करेगी CDDS? मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो कि अभी कोई
हेडेक से परेशान है या फिर कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जिसमें वो बहुत रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, कोई इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कभी हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं देंगे उस ड्रग का, हम उस समय कन्वेंशनल डोज देंगे, क्योंकि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, जो ड्रग होता है वो डिलेड एक्शन करती है, डिलेड रिलीज होती है। तो वैसे कंडीशन में हम कभी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं देंगे। हम उस केस में कहाँ जाएंगे, हम कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म को ऑप्ट करेंगे। बट अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत लंबे समय से कोई बीमार है, तो वैसे कंडीशन में हम इसको डिलेड एक्शन देंगे, डिलेड रिलीज देंगे, तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ऑप्ट करेंगे। इसको हम बेस्ट समझते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से परेशान है। अगर वो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट सुबह सुबह उठता है तो स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में, तो पैर उठ नहीं पाएगा, हाथ उठ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्टिफनेस होती है। तो वैसे केस में क्या करना चाहिए, पेशेंट को एस्पिरिन की कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाली जो भी फॉर्मुलेशन आती है उसको रात में लेना चाहिए, और फिर उसको लेने से क्या होगा, सुबह में जो वो स्टिफनेस हो रही है उसके बॉडी में वो नहीं रहेगी। तो यानी क्रोनिक डिजीज़ को वेल मैनेज कहाँ से करेंगे, वेल मैनेज हम करेंगे CDDS की फॉर्म में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। तो यानी ये सारी ऑल चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही है, ऑल ऑफ द थिंग्स आर all of the things are depends on the drug substance, so it is the very important determinant in selection or in designing the control drug delivery system। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आपको ये समझ में आया टॉपिक या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।